आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हर साल यूपी बिहार से एक कॉमन हेडलाइन जरूर सुनने को मिलती है कि बिहार में इंसेफेलाइटिस से सैकड़ों बच्चों की मौत या गोरखपुर में चमकी बुखार ने ली कई बच्चों की जान। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, दिमागी बुखार या चमकी बुखार, हर साल कई बच्चों की इसकी वजह से मौत हो जाती है और ज्यादातर 16 साल से कम उम्र के बच्चे ही इसका शिकार होते हैं। वजह है कि चमकी बुखार का डायग्नोसिस यानी इसकी पहचान होने में काफी समय लग जाता है, जिससे कई बच्चे मर जाते हैं। तो आज हेलो डॉक्टर के इस एपिसोड में हम बात करेंगे चमकी बुखार के बारे में। ये क्यों हो जाता है और कैसे इसकी पहचान जल्द से जल्द हो सकती है। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। इसे चमकी बुखार कहने के पीछे वजह है कि जो इसके मरीज होते हैं उनमें बेहोशी, चमकी या ऐंठन और बुखार जैसे लक्षण होते हैं। ऐसे बच्चे कुछ समय तो ठीक दिखते हैं, लेकिन अचानक उनका शरीर सख्त हो जाता है। उनके दिमाग और शरीर में ऐंठन शुरू हो जाती है और इसी ऐंठन को चमकी कहते हैं। वैसे तो इसके केसेस हर जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन बिहार और यूपी में कई बच्चों की इसकी वजह से मौत होती है हर साल। मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार का पहला मामला 1995 में सामने आया था। वहीं ईस्टर्न यूपी में भी ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। इस बीमारी के फैलने का कोई खास पैमाना तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर गर्मी और बारिश की कमी के कारण अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं और इन मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। तो चलिए फिर विस्तार से इस चमकी बुखार के बारे में समझते हैं डॉक्टर गुनीशा पसरीचा से, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट इन्फेक्शियस डिसीज मेडजिनोम बैंगलोर से है। बहुत बहुत स्वागत है गुनीशा जी आपका आज तक रेडियो पर। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एट योर शो। गुनीशा जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा इन्फेसिलाइटिस के बारे में, जिसे चमकी का बुखार भी कहते हैं, कहीं से दिमागी बीमारी कहते हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या है, इसे आप थोड़ा सा विस्तार में बताइए जी। हाँ जी, ये एन्सेफेलाइटिस एक मस्तिष्क की सूजन बोलते हैं इसको। तो ये 2-3 तरह की वजह से हो सकता है। एक तो संक्रमण की वजह से हो सकता है, जिसे हम इन्फेक्शन भी कहते हैं, या एक प्रतिरक्षा प्रणाली जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसके माध्यम से भी हो सकती है कि गलती से हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हम पे हमला कर रहा है। तो ये 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। और इन्फेक्शन जो है, इसमें ज्यादातर इन्फेक्टिव कॉजेज होते हैं, जिसमें कोई भी कीटाणु इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई और पैरासाइट्स हैं जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो तो इनमें जो सबसे ज्यादा जो कॉमन जो कीटाणु है वो वायरसेस हैं। अभी आप सब लोग वायरसेस के बारे में तो जानते हैं, बिकॉज ऑफ कोविड-19 वो SARS-CoV-2 वायरस है। तो मोस्ट कॉमन रीजन है वायरसेस, जिसके वजह से ये इन्फेक्शियस इंसेफेलाइटिस होता है, जो संक्रमण जो वाला इंसेफेलाइटिस होता है। नहीं गुनीशा जी, अभी आपने कहा कि इम्यूनिटी ही अटैक करती है, इसका क्या मतलब है? इसको ऑटो इम्यून सिस्टम बोलते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ सिग्नल्स कुछ गलत हो जाते हैं कि जो इम्यून सेल्स हमारे हैं वो माइक्रोब्स या कीटाणु पे अटैक करने के बजाय वो हमारे खुद के सेल्स पे अटैक करते हैं। तो ये एक जेनेटिक भी हो सकता है, नॉन जेनेटिक कॉजेज भी हो सकते हैं ऑटो इम्यून रिएक्शन से, लेकिन वो अनकॉमन है, ज्यादातर संक्रमण की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से होता है। ओके जी।
तो एक इसमें ये भी होता है जो सेंट्रल नर्व सिस्टम ये डैमेज करता है, इसके बारे में जो मैंने पढ़ा वो बताया जाता है। तो इसे आप थोड़ा-सा समझा सकती हैं, ये सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या है और इसे किस तरीके से ये नुकसान पहुँचाता है? जो एन्सेफेलाइटिस है वो इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन कहा जाता है, वेयर और एक और दूसरा टाइप ऑफ इन्फेक्शन है जो जिसको दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। सो एन्सेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस अलग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शंस हैं। तो मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि मेनिंजेस होते हैं, जो लेयर्स होती हैं ब्रेन या हमारे स्पाइनल कॉर्ड की जो लेयर होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर एन्सेफेलाइटिस है तो सिर्फ ब्रेन का है, और अगर मेनिंजाइटिस है तो वो ब्रेन की कवरिंग्स का या स्पाइनल कॉर्ड की इन्फेक्शन के कारण में बोल सकते हैं। तो ये दो मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शंस हैं। ओके। तो गुनीशा जी, इनके सिम्पटम्स क्या-क्या हो सकते हैं जिससे हमें समझ आए कि ये एक एईएस या चमकी बुखार है? एक्चुअली जो उसके सिम्पटम्स हैं वो इनिशियली तो एक बहुत फ्लू लाइक सिम्पटम्स होते हैं, जैसे बुखार हो या हेडेक हो, लेकिन उसके बाद ये अगर इन्फेक्शन तो समझ में नहीं आएगा कि क्या है, तो इसलिए वो इग्नोर हो जाते हैं, और उसके बाद जो होता है कि हेडेक से कंफ्यूजन, फिर उसके बाद सीजर्स या फिट्स जिसे बोलते हैं वो भी हो सकता है इस इन्फेक्शन में। तो यूजली ये इंसेफेलाइटिस के सिम्टम्स हैं। नहीं, जैसे अभी आपने जो सिम्पटम्स बताए हैं, तो इसमें तो लोग कहीं गोली दवाई लेके भी ठीक हो जाते हैं। तो किस स्टेज पर ये पता चलता है कि, या फिर हमें डॉक्टर को कब दिखा देना चाहिए सिम्पटम्स देखने के बाद? मतलब किस स्टेज तक मालूम पड़ेगा किसी भी पेशेंट को या उसके घर वाले को? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते इस करेक्ट। मामले में। तो ये करेक्ट। कैसे सॉल्व होगा? तो मेरे ख्याल से जो कन्फ्यूजन होती है और या लेथार्जी होती है बच्चे में, और अगर फिट्स तो आगे हैं, लेकिन अगर कन्फ्यूजन उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, और बुखार काफी दिन तक चल रहा है और कन्फ्यूजन है, आई थिंक ये एक इनिशियल सिम्टम्स हैं जो पहचाने जा सकते हैं, जिससे इमिडिएटली अगर उसको फिट्स या कन्फ्यूजन या समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, तो डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाना चाहिए। और स्पेशली अगर आपको पता है कि आप उस एरिया में रहते हो जहाँ ऐसे एन्सेफेलाइटिस, जैसे बिहार और यूपी में ऐसे कई ऐसे एपिडेमिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यूजुअली लोगों को उस जगह में जहाँ रहते हो एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि बच्चे हैं, अगर साफ-सफाई उस जगह में, एरिया में नहीं है, वहाँ मच्छर है या टिक से बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं, तो इसलिए अगर उसका मैल न्यूट्रिशन भी है, तो अगर ये 3-4 चीज़ें हैं, साथ में कन्फ्यूजन, फीवर हो रहा है, तो आई थिंक डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए। ओके। तो गुनीशा जी, ऐसा ही क्यों है कि अधिकतर बच्चों को ही ये एन्सेफेलाइटिस होता है? अब ये तो इंसेफेलाइटिस बच्चों को क्यों होता है, बिकॉज़ आई थिंक उनके इम्यून सिस्टम की वजह से, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता, तो इसकी वजह से उनके पास जब नए-नए वायरसेस या बैक्टीरिया पे उनका एक्सपोज़र होता है, तो ऐसे इंसेफेलाइटिस हो सकता है। बट मेरे ख्याल से ये इंसेफेलाइटिस तभी भी होता है जिस बच्चों में माल न्यूट्रिशन हो, या भुखमरी ज़्यादा हो और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है बच्चों में। तो एंड यूजुअली बच्चे हैं जो समझ नहीं सकते कि उनमें दे आर गेटिंग प्रॉपर्ली नरिश्ड और नॉट। तो आई थिंक बिकॉज़ ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड आल्सो उनको समझ में नहीं होती है, उसके वजह से मेरे ख्याल से बच्चों में शायद ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो न्यूट्रिशन का, चाइल्ड न्यूट्रिशन जो है, इसका खासकर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक और राइट। टर्म मैंने जैसे पढ़ा, हाइपोग्लाइसेमिया, और इसमें भी जो एन्सेफेलाइटिस है इसका कनेक्शन है। तो हमारे लिए थोड़ा सा भारी शब्द है, तो मैं चाहूँगा कि आप हाइपोग्लाइसेमिया को पहले समझाएँ और इसका बच्चों से और फिर एन्सेफेलाइटिस से क्या कनेक्शन है, ये भी बताएँ। हाँ जी, तो हाइपोग्लाइसीमिया मतलब जब शुगर लेवल जो होता है, जो नॉर्मल लेवल से कम हो जाना। मतलब शुगर लेवल
कम हो जाना हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो ये एंसेफेलाइटिस के कंडीशंस में ऐसा होता है कि ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है, और नॉट सब केसेस में, लेकिन थोड़े केसेस में ऐसा होता है। ना ये कनेक्शन हाइपोग्लाइसीमिया और एंसेफेलाइटिस का कब उभर के आया, स्पेशली वो मुजफ्फरपुर में जो एंसेफेलाइटिस के केसेस हुए थे 2019 के अंदर, तो उसके अंदर पाया गया कि आई थिंक 150 बच्चे डेथ हो गई थी। तो वो सब बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया था, वे शुगर लेवल कम हुआ था। क्यों शुगर लेवल कम हुआ? क्योंकि उनका न्यूट्रिशन नहीं था और दिन भर उनको खाना नहीं मिलता था। मुजफ्फरपुर में लीची बहुत अच्छी उगती है, तो इसलिए बागान में जाके लीची खा ली, सुबह खा लिया, शाम खा लिया। रोटी चावल और जो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो दाल रोटी से मिलता है वो मिला नहीं, तो इसलिए आपने लीची खा लिया। बिकॉज ऑफ दैट वो जो ब्लड में जल्दी भी एब्जॉर्ब हो जाता है और कंज्यूम भी हो जाता है, तो इसकी वजह से। और लीची में एक टॉक्सिन पाया जाता है जिसकी वजह से वो ब्लड शुगर लेवल और भी कम कर जाता है। मतलब एक सस्टेन्ड हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन, मतलब बहुत दिनों से शुगर लेवल कम हो रहा है, तो इसके वजह से भी ये एंसेफेलाइटिस हो सकता है। तो शुगर लेवल कम होना। बिल्कुल, ये तब भी बिहार में बात उठी थी कि लीची की वजह से हो रहा है। तो क्या वाकई में जो लीची है वो सबसे बड़ा प्रमुख कारण बना होगा वहां पे एंसेफेलाइटिस का? लीची एज सच फ्रूट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लीची के एक टॉक्सिन है जिसकी वजह से हो सकता है, लेकिन अगर आप लीची अब शहर के बच्चों या ऐसा कोई बच्चे को दिया जाए जिसका न्यूट्रिशन लेवल एकदम सही है, तो उसको एंसेफेलाइटिस नहीं होगा। वो उन बच्चों में हो जिनका वो मैलनरिश थे, इसलिए तो उनके शुगर लेवल्स पहले से ही कम थे, क्योंकि वो ज्यादातर उनका न्यूट्रिशन सिर्फ लीची खाने से हो रहा था। रात को भी लीची खाना है, तो ये जो हाइपोग्लाइसिन ए करके है टॉक्सिन जो लीची रिलीज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो रात को ब्लड शुगर लेवल और भी कम कर देते हैं। लेकिन अगर वही बच्चों ने दाल रोटी खाया होता तो शुगर लेवल इतने कम होते ही नहीं। तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लीची, बिकॉज ऑफ बच्चे जो मैलनरिश थे उसकी वजह से, और वो लगातार लंच और डिनर के लिए लीची खा रहे थे, उसकी वजह से ये हुआ होगा। ओके, तो इलाज पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि और इसके अलावा एंसेफेलाइटिस के क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? इसके अलावा और क्या-क्या जोखिम हो सकते हैं एंसेफेलाइटिस से? तो एंसेफेलाइटिस से एक तो सीजर्स हो सकते हैं, तो वो तो एक फिट होने से जो एक बच्चे को फिट पड़े तो वो तो पूरे बॉडी के लिए नुकसान हो जाता है। और जो केस फर्टिलिटी रेट है या मोर्टालिटी रेट है वो भी बहुत ज्यादा है एंसेफेलाइटिस में। तो जैसे एक स्टडी थी जो 2008 से 2014 में हुई, तो उसमें पाया गया कि 84,000 केसेस थे और उसमें से 6,000 डेथ्स हुई। तो कॉम्प्लिकेशन मेन डेथ तो है, मेन इज डेथ। एंड ज्यादातर ये हुआ कि वो 15 साल के कम आयु के बच्चे थे जिन्हों में ये हुआ। तो कॉम्प्लिकेशन सीजर्स के सिवा तो लास्ट थिंग इज डेथ विच इज प्रिटी हाई। और ट्रीटमेंट को लेकर आप क्या-क्या है इसमें? भारत में क्या-क्या इसको लेकर इलाज किया जा सकता है? क्या-क्या ऑप्शंस हैं? यूजली इसके डायग्नोसिस एक बहुत असमंजस हो जाता है डॉक्टरों के पास, कि उनको पता नहीं चलता कि ये इन्फेक्टिव कॉज है, ऑटोइम्यून है या हाइपोग्लाइसेमिक या उसके कारण है। तो इनिशियली तो डायग्नोस राइट टाइम पे करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो पहले तो डॉक्टर सीटी स्कैन या ईईजी ऐसे टेस्ट बोलते हैं। और मेडजिनो में हमारी कंपनी ने ऐसा एक टेस्ट बनाया है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये एक इन्फेक्टिव कॉज है कि नहीं। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर एक ही टेस्ट में आपको मालूम चल जाएगा। अभी तो जैसे कोविड चल रहा है तो सबको पता है कि आरटीपीसीआर टेस्ट क्या है। ये आरटीपीसीआर टेस्ट जीनोम बेस्ड टेस्ट है, वेर हम उसके डीएनए एंड आरएनए बेस्ड टेस्ट है, इसलिए सबको अभी पता है। तो इंसेफेलाइटिस का भी ऐसा ही टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि वायरस से है, बैक्टीरिया से है या फंगाई से है। सो एक टेस्ट में पता चल जाएगा। तो जितना फास्ट डायग्नोस कर सकेंगे डॉक्टर, वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होगा एक कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए और आगे केयर करने के लिए अच्छी। तो बट जो केयर या उसके मेडिकेशंस या होंगे वो तो एक मेडिकल डॉक्टर ही बता पाएंगे।
उसके बारे में वो तब पता चलेगा कि उनको जब कारण पता चले। तो अगर बैक्टीरिया है तो वो एंटीबायोटिक देंगे, और हमारे ऐसे पास आजकल भारत में ऐसे भी टेस्ट हैं जिनमें पता चल जाएगा कि एंटीबायोटिक है तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कौन सी जीन से, ये भी मालूम चल जाएगा। अगर वायरसेस है तो डॉक्टर उसको एंटीवायरल देंगे, या फंगस है तो एंटी फंगल। तो अगर हमको कारण पता चल जाएगा कि किस वजह से है, तो डॉक्टर के लिए बहुत इजी होता है कि किस तरह का उसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो कैसे डायग्नोसिस अगर जल्द से जल्द पता करना हो तो क्या तरीका हो सकता है? आप जैसे बता रहे हैं कि जीनोम बेस है, तो वो क्या तरीका है? तो उसके अंदर डॉक्टर्स क्या करते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो निकाल लेते हैं, और उससे हम वो टेस्ट से हम उसमें से डीएनए और आरएनए हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो जीनोम बेस्ड टेस्ट होता है, और जिसको हम मल्टीप्लेक्स आरटीपीसीआर टेस्ट जिसे बोलते हैं हमें। तो उसके अंदर सारे के सारे जीन्स अवेलेबल हैं, सारे इंसेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस जो कीटाणु हैं उनकी जीन्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपके सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो डॉक्टर ने निकाला, तो हम उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके अंदर एम्प्लीफिकेशन करेंगे, और हमें मालूम चल जाएगा कि वो कौन सा कीटाणु इस सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में है। तो जैसे ही आपको पता चलेगा कि वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगाई, उसके हिसाब से आप उसका ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। तो जीनोम बेस्ड, जिसमें हम डीएनए और आरएनए निकालते हैं और उसके एम्पलीफाई करते हैं। जैसे कोविड का आरटीपीसीआर टेस्ट है, वैसे ही कोविड के लिए आप एक ही कीटाणु का करते हैं, लाइक SARS-CoV-2, और यहाँ आपके पास 50 या 60 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स या कीटाणु एक साथ ही अवेलेबल है, आप उसका एक साथ टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो इससे मतलब और भी जो इन्फेक्शियस डिसीज है उनका भी पता लग सकता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो गुनिशा जी ये बताइए, इसके रोकथाम के लिए, एंसेफेलाइटिस के लिए क्या किया जा सकता है? कैसे प्रिकॉशंस लें ताकि एंसेफेलाइटिस से बचा जा सके? तो एंसेफेलाइटिस को मैंने बताया, उसके कारण स्पेशली वायरल डिजीजेस होते हैं, जैसे जापानीज एंसेफेलाइटिस और मम्स, मीजल्स, हर्पीज वायरसेस, आजकल तो जीका, नीफा, इतने सारे वायरसेस हैं। तो कई ये जो वायरस है ये वेक्टर बोर्न डिजीज हैं, जो मॉस्किटोज या मच्छरों और या टिक्स में होते हैं। तो मेरे ख्याल से एक साफ सफाई रखने से तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप साफ सफाई रखें, पानी को भरने ना दीजिए, तो वहाँ मच्छर नहीं आएंगे, टिक्स नहीं आएंगे, और उसके कारण आप ये वायरसेस मतलब जब मच्छरों की रोकथाम होगी तो वायरसेस भी नहीं ग्रो करेंगे। तो एक तो ये हुआ कि साफ सफाई। सेकंड हुआ कि आप माल न्यूट्रिशन से बच्चों को, स्पेशली उनका न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, उसको प्रॉपर मील्स होनी चाहिए, कि ज्यादा शुगर इनटेक वाला खाना नहीं चाहिए, एक प्रॉपर बैलेंस मील जितना ट्राई कर सकते हैं उतना दीजिए। और थर्ड हो सकता है कि आई थिंक जो टीकाकरण है, कई इंसेफेलाइटिस वायरसेस के लिए ऑलरेडी टीके अवेलेबल है, जैसे जापानीज इंसेफेलाइटिस, मम्स, मीजल। तो बच्चों को ये टीका जो है वो सही टाइम पे दीजिए, उसके कारण आई थिंक रोकथाम जरूर हो सकती है। और सिम्टम्स को सही टाइम पे पहचाना और डॉक्टर को के पास सही टाइम पे लेके जाना, आई थिंक अगर ये 3-4 बातों का ध्यान रखा जाए तो इंसेफेलाइटिस का ध्यान मतलब बहुत रोकथाम हो सकती है। लास्ट में मैं गुनिशा जी जानना चाहता हूँ कि आपने ये बात सबसे बड़ी बताई कि डायग्नोसिस में सबसे ज़्यादा देरी होती है, डॉक्टर को पहचानने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, और उसका आप एक कारगर तरीका मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, जो आपने जीनोम बेस्ड टेस्टिंग बताया है, तो इसमें जी, तो लेकिन इसमें ये भी लोग फिर पूछना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि ये कितना अफोर्डेबल है, इसमें कितना खर्चा आ सकता है? हाँ, ये रेंज करता है, मतलब प्राइस इसकी कि कितना महंगा और कितना सस्ता, डिपेंड्स कि आप कितने सारे माइक्रोब्स एक साथ हैं। तो मेरे ख्याल से जब हमको डायग्नोसिस करना मुश्किल हो जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं कि पहले सीटी स्कैन कराते हैं, फिर उसके बाद ईईजी कराते हैं, फिर एमआरआई कराते हैं। वो छोटे छोटे टेस्ट करके वो समझ में नहीं आता, और जो खर्चा है वो बढ़ता रहता है। तो जो जीनोम बेस्ड टेस्ट है वो एक बार में ही आपको मालूम चल जाएगा कि वो
उसका कारण क्या है। जीनोम बेस्ड टेस्ट, आरटीपीसीआर बेस्ड टेस्ट है, वो तो अफोर्डेबल है। कई और दूसरे टेस्ट है वो थोड़े से महंगे हो सकते हैं, लेकिन आप जब कलेक्टिव कॉस्ट लेंगे, जो आपको पहले वायरस जो उगते नहीं है और बहुत सारे लैब्स उसको उगा ही नहीं सकती हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक के बाद करके जो पूरा खर्चा है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए ये जीनोम बेस्ड टेस्ट अभी तो बहुत अफोर्डेबल हो रहे हैं। और जैसे जैसे ये कोविड की वजह से आप देखिए कि जब ये पहला टेस्ट आया था जीनोम बेस्ड आरटीपीसीआर टेस्ट, वो 4,500 या 6,000 का टेस्ट भी पहले हो रहा था, लेकिन अब वो देखा जाए तो वो 6,000 का 600 का या 450 रुपए का हो गया है। तो जितना हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे, जीनोम बेस्ड टेस्टिंग का बढ़ाएंगे, वैसे ही इसकी प्राइसेस कम आते रहेंगे। और हमने देखा है कि लास्ट के 5 सालों में कि वो डेफिनेटली उनकी प्राइसेस बहुत कम हो गई है और काफी अफोर्डेबल हो गए हैं। यानी माल न्यूट्रिशन आपने एक सबसे बड़ी वजह बताई है। अगर बैलेंस डाइट हो, न्यूट्रिशन प्रॉपर किसी को मिले, तो एंसेफेलाइटिस जैसी डिसीज से, सिंड्रोम से बचा जा सकता है। थैंक यू सो मच गुनीशा जी, कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए और आज तक रेडियो से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रति, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको आज के हेलो डॉक्टर से खूब सारी जानकारियाँ मिली होंगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपके पास कोई सलाह, सुझाव या शिकायत हो तो आप हमें radio@aajtak.com पर लिख सकते हैं। आप किस बीमारी, डिसीज़, इन्फेक्शन के बारे में विस्तार से समझना चाहेंगे वो भी आप हमें ईमेल कर बता सकते हैं। और हेलो डॉक्टर को आप हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। अब मुझे यानी प्रतीक वाघमारे को दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से।